आज हिंदुस्तान के जितने पेशेवर के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव हो, उनके बेटे हो, लालू प्रसाद यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, नाम ले लीजिए उनके, इनमें से एक एक को बनाने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था। उस लोहिया के शिष्य हम भी हैं, उन्हीं के अनुयायी हम भी हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति को भूल रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के आम आदमी की आज़ादी तक दोनों के लिए काम किया है। कौन सी पार्टी का मुखिया कौन है, उसका निर्णायक कौन है, किसको लिए ताकत देने से आपकी ताकत बढ़ सकती है, इस सवाल पर कभी आप लोग सोच के वोट नहीं दें। आप एकता की बात कहते हैं, पर चार पाल समाज, बघेल समाज की पार्टियां तो यही मौजूद है। कौन सी एकता की बात करते? और ठीक कह रहे थे हमारे जेपी भाई कि आप लोग, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अपनी पहचान खोजना चाहता है। आज जिन सवालों को लेकर आप लोगों ने हम मांग पत्र रखा है, तो जो संघर्ष करता दोस्तों वो पाता है। अगर आप लोग मांग के हिस्सेदारी चाहते हो तो कभी आपको हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। आपको राजनीतिक नौकरी तो मिल जाएगी, आपको राजनीतिक गुलामी मिल जाएगी, पर हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी। इसलिए हिस्सेदारी को मांगने के पहले सोचा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय बड़ा परिवर्तनशील है। के लोग हैं, जो दलित तबकों के लोग हैं, उन सबके मन में उभर करके आए हैं, जिनको आज इन चुनावों ने सामने लाया है। एक तो वो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आज जिन लोगों के जातिगत जनगणना के नाम पर वोट मिला है, वो लोग भी 2011 में सरकार में थे, फिर 13 तक सरकार में थे, और 2013 में हिंदुस्तान की सरकार ने जातिगत गणना कराई थी, पर उनने भी नहीं की। उन्होंने नहीं की तो उसका परिणाम उनको मिला। पर अब जब उन्होंने लाचार होकर कहना शुरू किया कि हम तैयार हैं, अब कराएंगे, हम समर्थन करते हैं, तो जनता का समर्थन भी मिला। तो जातिगत जनगणना जरूरी है, इसके पीछे कोई मन में कोई घृणा का भाव नहीं है, इसके पीछे केवल न्याय का भाव है, समरसता का भाव है। ये जो हिंदुस्तान है, जो हमारा मुल्क है, मुल्क एक ऐसा मुल्क बने कि जिसमें सबको हिस्सेदारी मिले, उसका अधिकार मिले। एक ऐसा गुलदस्ता बने जिसमें हर प्रकार के फूल खिले। अगर ये बनाना है तो फिर जातियों की संख्या और उनकी हिस्सेदारी को लेना भी जरूरी है, वरना कभी न्याय नहीं हो सकता है। जातिगत जनगणना से कोई जाति का मामला खड़ा होने वाली कौन नहीं जानता। आज राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव का टिकट बांटती हैं तो सबसे पहले पूछती क्या है, जो प्रत्याशी आता है उससे पूछते हैं कि जरा बताओ तुम्हारा आधार क्या है। तो आधार क्या है का मतलब यह है कि तुम्हारी जात की संख्या क्या है। हम लोगों के पास लोग आते बताते हैं साहब हमारी समाज कितनी बिरादरी है, नरोत्तम भाई के पास जाते हैं उनको बताते हैं कितनी भी हमारी समाज की बिरादरी है। तो जब आपकी जाति की संख्या लोगों को पता है और आपको संख्या के आधार वोट देते हैं, तो फिर बुराई की अगर है तो बुराई को छिपाने से क्या फायदा है। अगर सड़क पर गंदगी पड़ी है तो गंदगी के ऊपर पचड़ा डालने से, कपड़ा डालने से गंदगी नहीं मिट जाएगी। जातिवाद को मिटाना है, जातिवाद को नष्ट करना है, जाति की संकीर्णता को मिटाना है। जिस व्यवस्था ने हिंदुस्तान को सैकड़ों साल गुलाम रखा, उस व्यवस्था को मिटाना है। वो जाति की गंदगी थी, गंदगी को मिटाना है, तो गंदगी को छिपाना नहीं है, वो उजागर करके मिटा देना है। तो ये काम करना है। और दूसरी बात है कि उन जातियों के लिए हिस्सेदारी क्या हो। अभी हिंदुस्तान की सरकार और पिछली भी सरकारें रही हैं, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, पर अधूरे मन से लागू किया। और अधूरे मन से इसे लागू किया कि 27% आरक्षण को दिया, परंतु जो सिद्धांत कर्पूरी जी ने तय किया था
जिसको कर्पूरी फार्मूला कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, इन अच्छी पिछड़ी जातियों का कोटा अलग होना चाहिए, वरना हम आसमान से गिरे और खजूर पे अटक जाएंगे। तो जो आरक्षण हुआ उसमें अति पिछड़ों का कोटा नहीं हुआ। हम सरकार के मित्रों से भी कहना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि हमको मंडल कमीशन के आधार पर 27% आरक्षण की मांग मतभेद में करना है, कर रहे हैं, परंतु इसमें अति पिछड़ों की संख्या के आधार पर कोटा अलग होना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। आजकल तो ये स्थिति है कि राहुल गांधी नाम के नेता है हिंदुस्तान के, वो भी नारा लगा रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है। जो नारा हम लोग लगाते थे 40 साल से, आजकल वो भी लगा रहे हैं। और इसे नारा लगाने के पीछे की मजबूरियां समझ लेना। अगर मजबूरी होती तो नहीं लगता, लगा मजबूरी में है। तो अगर राजनीति में आप तय करोगे कि जो हमको हिस्सेदारी बराबरी के अनुपात में देगा उसके हम साथ में रहेंगे, तो फिर सारे लोग आपके नारे के साथ हो जाएंगे। लोकतंत्र में वोट देने वाला राजा होता है और लोकतंत्र में वोट देने वाला हाथ जोड़ के वोट मांगता है। तो वोट मांगने वाले आपके पास आएंगे और आप जब उनकी बात को मानोगे तो बात को पूरा करेंगे। बकाया जो और सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, सवाल हैं, अब सारे सवालों पे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नरोत्तम भाई हमारे मित्र हैं पर गृह मंत्री भी हैं, उनकी भी कुछ लाचारियां हम जानते हैं। जो सरकार में पहुंच जाता है वो कितनी बड़ी आदमी हो पर जवाबदारी बंद हो जाती है। गृह मंत्री दूसरों को जवाब दे सकता है पर गृह मंत्री की अपनी जबान में कुछ सीमाएं होती हैं। तो इसलिए और बातें हम आज ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आपको धन्यवाद व्यक्त हुए अपनी बात समाप्त करें। आप सब नमस्कार। आप सभी लोग कृपया जो खड़े हैं एक साइड बैठ जाएं। अब इसी कड़ी में मैं पूर्व सभापति माननीय श्री गंगाराम पाल साहब। अभी हमको समुदाय जी बोले कि आपने गाय की बात नहीं की, और मैं इससे नहीं कह रहा था कि मैं मंत्री जी के लिए या अपने मित्रों के लिए मंच पर बुला के कोई परेशानी नहीं डालना चाहिए। किसी को बुलाओ भी हो फिर उसकी आलोचना भी करो या गलत भी करो, ये जरा तरीका ठीक नहीं होता है। गाय का जो सवाल है वो सवाल तो हमने कई जगह उठाया है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने उठाया है। आज सारे प्रदेश में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में गाय की समस्या है। एक तरफ आवारा गाय की समस्या है। हमारे भिंड मुराने के इलाके में चले जाइए, आपके दतिया में जाइए, कहीं जाइए, आगरा जाइए, यूपी जाइए, आज सड़कों पर आवारा गायें घूम रही हैं। रात को बड़े बड़े टाले आते हैं, गाय को काट के चले जाते हैं या फिर गायें खेतों में घुस जाती हैं। हम जब रात को कभी दौरे पर जाते हैं, कभी गांव से निकलते हैं तो देखते हैं कि नौजवान बच्चे सोते नहीं हैं, गाय को भगाने में लगे हुए। एक तरफ ये स्थितियां हैं और दूसरी तरफ गाय को पालने के नाम की जो गौशालाएं बनी हैं, उन गौशालाओं में अधिकांश में बहुत भ्रष्टाचार है। एक दिल्ली की बड़ी गौशाला है सुशीला सदन, जिसके लिए 14 करोड़ रुपए साल का अनुदान दिल्ली की सरकार देती है। उस गौशाला में अभी 8 सालों में 12,000 गायें बनी हैं। रायपुर की गौशाला है, एक गौशाला में गायें बनी है, पोस्टमार्टम हुआ, दोनों पेट में चारा निकला ना पानी में, क्या केवल गायों के पेटा सूखता और पेट भर गायें मर गई। गायों को गौशाला के लिए नहीं बचा सकती। हमने सरकार से अनुरोध किया है, मांग करी है, और हम चाहेंगे भाई गृह मंत्री इस सवाल को मंत्रिमंडल में उठाएं और उठाएंगे। और अगर उठाएंगे तो ना केवल प्रदेश का कल्याण करेंगे बल्कि प्रदेश के करोड़ों किसानों का समर्थन भी हासिल कर लेंगे। हमने प्रस्ताव रखा है कि जो हमारा गायें हैं, एक किसान को गांव में 2 गायें दो, और जो पैसा आप अनुदान के नाम पर बांटते हो, गौशालाएं बनाए हुए खर्च करते हो, फिर उनका कर्मचारी के नाम पर रखते हो, फिर गायें मर जाती हैं, उस पैसे को आप 30,000 रुपया प्रति दर की किसान को एक गाय की दर से दे दो, साल का 72,000 रुपया किसान को मिलेगा। तो किसान भी जिंदा रहेगा, गौ माता भी जिंदा रहेगी और शायद सरकार भी जिंदा रहेगी। धन्यवाद।